नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि यांगक्रेट्स और एमएलए के बीच में भिड़ंत हो जाती है और पता चलता है कि प्रोफेसर यांग कांगदन नामक व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। अब आगे। जिस पल सारे पजल्स के पीसेस अपनी अपनी जगह पर आ जाते हैं, सारा शक कम हो जाता है और संतोषजनक सच बाहर आ जाता है। वो उस कानून के फैसले की शुरुआत होती है जिसके एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार है। पर क्या कानून सच में न्यायपरायण है? Well, let's find out. ये अंधा कानून है। अपनी क्लमजी प्रोफेसर किम से बात करती है, जिसमें पता चलता है कि बैड फार्मा वाला केस अब प्रोफेसर यांग हैंडल कर रहे हैं। उस वक्त प्रोफेसर किम ने उन्हें जो केस फाइल दी थी वो बैड फार्मा वाली ही थी। एनीवे, फिर अपनी क्लमजी बैड फार्मा वाले वेबसाइट पर उन पेरेंट्स की डिटेल्स देखने लगती है जिन्होंने चाइल्ड सपोर्ट देने से इनकार कर दिया। तभी अपना एरोगेंट बाबा वहाँ आता है जो अपने फोन पर भी वही डिटेल्स देख रहा होता है। वो बोलता है, सबके असली नाम, ऑक्यूपेशंस और चेहरे की फोटोज, ये तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। सोले बोलती है, तुम्हें इन लोगों की चिंता हो रही है। हांजुन बोलता है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, तुम्हें पेपर्स और पढ़ाई भी करनी है। सोले बोलती है, बात करना बंद करो, इस केस में मुझे प्रोफेसर यांग की असिस्टेंट बनना होगा। प्रोफेसर किम ने कहा था कि वो आने ही वाले हैं, इसलिए मुझे अपना काम, उसकी बात को कंप्लीट होने से पहले ही हांजुन उसे वो पेपर्स छीन कर बोलता है, ये मैं कर रहा हूँ। प्रोफेसर यांग ने मुझे भी मदद करने को कहा है और बैठकर अपने काम पर लग जाता है। उसके बाद बैड फार्मा की ऑपरेटर उनसे मिलने आती है जिन पर डिफेमेशन का केस किया गया है। वो लोग केस पर डिस्कस कर रहे होते हैं, जिसमें पता चलता है कि डिवोर्स के बाद 10 में से 8 पेरेंट्स चाइल्ड सपोर्ट नहीं देते और अगर कंप्लेंट लेकर चाइल्ड सपोर्ट एजेंसी जाया भी जाए तो फैसला आने में 1.5 से 2 साल लग ही जाता है। कुछ पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं जो कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद भी चाइल्ड सपोर्ट नहीं देते। जो भी लोग ऐसा करते हैं उनके लिए कानून है और उन्हें जेल तक भी जाना पड़ जाता है, पर फिर भी वो लोग बच जाते हैं क्योंकि या तो वो लोग गलत एड्रेस दे देते हैं या फिर 6 महीने के लिए गायब हो जाते हैं और तब तक केस ठंडा पड़ जाता है और इसी तरह वो लोग बच जाते हैं। हांजुन बोलता है, तो क्या आप उन लोगों को खुद से सजा देना चाहती हैं, उन्हें शर्मिंदा करके? आपके इस वेबसाइट का पर्पस यही है ना कि जो चाइल्ड सपोर्ट नहीं देते उन्हें शर्मिंदा करना? इस पर वो लेडी बोलती है, जिनके भी पास बच्चे हैं वो समझ सकते हैं कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। हांजुन बोलता है, फिर भी उससे ये फैक्ट नहीं बदल जाता कि सबका इन्फॉर्मेशन आउट हुआ है। आप यहाँ डिफेंडेंट के तौर पर आई हैं, ना कि विक्टिम यानी कि पीड़ित। इस पर सोले उसे चुप करा देती है और वो लेडी वहाँ से जाने लगती है, ये बोलते हुए कि मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। सोले उन्हें रोक कर बोलती है, मैं भी सिंगल मदर के साथ बड़ी हुई हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। इस पर वो सोले का हाथ पकड़कर थैंक यू करती है और चली जाती है। सोले हांजुन पर बिगड़ने लगती है कि तुम्हें इतना हार्श होने की क्या जरूरत थी, और क्या कहा तुमने, वो एक डिफेंडेंट है, मुकदमे से पहले वो भी एक विक्टिम ही थी। तभी पीछे से यांगक्रेट्स की आवाज आती है। उन पर डिफेमेशन के लिए सवाल उठाए जा रहे हैं और उसी के लिए उन पर मुकदमा चल रहा है, इसलिए वो डिफेंडेंट है। तुम यहाँ लीगल एडवाइस देने के लिए हो, ना कि साइकोलॉजिकल। इमोशनल होकर आपाक होने के बजाय तुम्हें शांत रहकर सॉल्यूशन देना है। अब क्लमजी का मुंह बंद। प्रोफेसर यांग अपनी क्लमजी को ये केस संभालने के लिए दे देते हैं, ये बोलते हुए कि हांजुन के डिफेमेशन केस में तुमने उसे इनोसेंट साबित किया था, और चले जाते हैं। हांजुन भी उसे चिढ़ाते हुए बोलता है, गुड लक, और यांगक्रेट्स के पीछे पीछे चला जाता है। हांजुन उन्हें वही शुगर पैकेट देता है जो सोल्बी ने डस्टबिन में फेंका था। एक्चुअली हांजुन ने उसे फेंकते हुए देख लिया था। सोल्बी को चोरी छुपे कुछ फेंकता देख इसे कुछ शक हुआ और उसने डस्टबिन चेक किया, एंड दैट्स हाउ इसे ये मिल गया। इधर अपनी क्लमजी अपने काम पर लगी है। दिन रात खाना पीना सोना, इसे किसी भी चीज की कोई सुध नहीं है, बस पूरे डेडिकेशन के साथ अपने काम पर लगी है। और दूसरी तरफ अपनी सीरियस गर्ल सोल्बी अपने घर में बैठकर ऑनलाइन क्लासेस ले रही है। तभी हांजुन का मैसेज आता है, तुम सच में ट्यूटर से पढ़ने वाली हो? तभी उसकी नजर उसकी माँ के पुराने मैसेजेस पर पड़ती है।
अब ये धर्म संकट में पड़ जाती है और फिर फाइनली डिसाइड कर ही लेती है कि इसे क्या करना है और सामान पैक करके नीचे चली आती है, जहाँ उसकी माँ उसका फोन चेक कर रही होती है। वो अपनी माँ पर गुस्साने लगती है कि ये सब क्या है। माँ बोलती है, क्या क्या है? मैं अपनी बेटी का फोन देख रही हूँ। क्यों, तुम कुछ छुपा रही हो? तभी उनकी नजर उसके सामान पर पड़ती है। वो बोलती है, ये सब क्या है? सोल्बी बोलती है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। माँ बोलती है, अपने रूम में जाओ, तुम्हारा ट्यूटर कल से आने वाला है। सोल्बी बोलती है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। इस पर माँ बोलती है, ये उस कमीने हांजुन की वजह से है। वेल, सोल्बी के फोन और लैपी का एक ही एक्सेस है, जिस वजह से एक ही मैसेज दोनों में आता है और माँ ने फोन चेक करते वक्त हांजुन के मैसेजेस भी देख लिए हैं। इसीलिए इन्हें लग रहा है कि इनकी बेटी अपने एरोगेंट बाबा के झांसे में आ गई है और इसीलिए ये उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रही है। खैर, जब बहुत रोकने के बाद भी सोल्बी नहीं रुकती तो एक बार फिर से इनका वही सुसाइड वाला इमोशनल अत्याचार शुरू हो जाता है। पर इस बार बिना कुछ बोले सोल्बी चुपचाप सिर्फ उन्हें घूर रही होती है और शी नोज कि ये सिर्फ ड्रामा कर रही है। वो बोलती है, क्या हुआ? निगलिए, निगलिए। आप निगल क्यों नहीं रही हैं? निगलिए इसे। आप तो इसे निगल भी नहीं सकती। आपके ड्रामे बहुत हुए, अब बस कीजिए माँ, चाहे कोई भी मरे, मुझे कोई डर नहीं। तुम हमारे खून का सबसे बदनाम कतरा हो। मैं अपने हॉस्टल जा रही हूँ, बोलकर सोल्बी वहाँ से निकल लेती है। उसके पापा भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और सामान रखने में उसकी मदद करते हैं। इधर बैड फार्मा केस में कोई लीड ना मिलने की वजह से अपनी फ्रस्ट्रेटेड क्लमजी लाइब्रेरी आती है तो अपने एरोगेंट बाबा को वहीं सोया पाती है, जो केस पर काम करते करते वहीं सो गया है। वो उसे उठाने लगती है, ये बोलते हुए कि अपने रूम में जाकर सुतो। नींद में धुत अपने एरोगेंट बाबा की जब आंखें खुलती है तो इस केस में अपनी क्लमजी ने खुद को इतना ज्यादा थका लिया कि इसके नाक से खून बहने लगा। पर ये केस में इतनी ज्यादा लीन है कि इसे पता भी नहीं चला। वो गर्ल, यू रियली हैव डेडिकेशन। एनीवे, ये बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि पेरेंट्स के चाइल्ड सपोर्ट ना देने की वजह से बच्चे सफर कर रहे हैं। वो बोलती है, दूसरे देशों की तरह हमें भी उन सबको क्रिमिनल पनिशमेंट देनी चाहिए। बच्चों के सर्वाइवल की रक्षा करना पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। मुझे ऐसा ही कुछ आर्ग्यूमेंट बनाकर उसे एक्सेप्ट करवाना होगा। हांजुन बोलता है, इसे पब्लिक इंटरेस्ट बनाना, यही तो तुम्हारी स्पेशलिटी है। पर इस बार ये उतना आसान नहीं होगा क्योंकि ये वेबसाइट एक माँ के द्वारा चलाया जा रहा है जिसके बच्चे को उसके पिता से चाइल्ड सपोर्ट नहीं मिला। सोले बोलती है, वही तो, लेकिन उसने सिर्फ अपने एक्स हस्बैंड का इन्फॉर्मेशन एक्सपोज नहीं किया बल्कि उन बाकी लोगों का भी। उसकी बात को काटते हुए हांजुन बोलता है, तो इसका मतलब कर्ज देने वाला एक वेबसाइट बनाकर कर्ज लेने वाले का इन्फॉर्मेशन अपलोड कर सकता है। सोले बोलती है, नहीं, ये गलत है। हांजुन बोलता है, कैसे गलत है? दोनों ही केसेस में तो पैसे के लिए ही लोगों को शर्मिंदा किया जा रहा है। फ्रस्ट्रेटेड सोले अपनी नाक सुड़ककर बोलती है, सर आप महान हैं, मैं आपसे बहस नहीं कर सकती। फिर अपना खोपा सही करते हुए बोलती है, लेकिन अगर हमने उस लेडी को इनोसेंट साबित नहीं किया तो वो बेशर्म पेरेंट्स जो चाइल्ड सपोर्ट नहीं देते हैं उनका मन और बढ़ जाएगा और वो अपने एक्शंस को सही समझने लगेंगे। फिर उन बच्चों का क्या होगा? उनकी जिंदगी तो तबाह हो जाएगी ना। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। और जाने लगती है। अपना एरोगेंट बाबा जो उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था वो बोलता है, क्या इस महान आदमी की मदद चाहिए? क्लमजी बोलती है, तुमने ही कहा है कि ये मेरी स्पेशलिटी है, और चली जाती है। उसकी बातें सुनकर अपने महान आदमी की 54 मुस्कान अब 58 मुस्कान में बदल जाती है। दूसरी तरफ अपनी सीरियस गर्ल और उसके पिताश्री किसी जगह पर आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिसमें पता चलता है कि जब सोल्बी की माँ प्रोफेसर सीओ से मिलने गई थी तब वो इसलिए हैरान हुए थे क्योंकि वो दोनों पहले लवर्स रह चुके हैं। क्या बोला तूने? वो दोनों पहले लवर्स रह चुके हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। सोल्बी की माँ बोलती है, मैंने उसके लिए तुम्हें छोड़ दिया, पर फिर भी वो जुडिशियल एग्जाम फेल कर गया और हार मान ली, और इसी तरह अपने जजेस वाले फैमिली में वो अगली डकलिंग बनकर रह गया। ये सुनकर सोल्बी को बहुत बुरा लगता है और वो जाने लगती है, पर माँ उसे रोक कर अपनी बात कंटिन्यू करती है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इसे जज बनाने में मैं अपनी जिंदगी लगा दूंगी। तुम्हारे पेपर को कॉपी करने को मैंने ही इसे कहा था। तुम इस बात का इशू मत बनाओ। अगर तुमने ऐसा किया तो इसकी और मेरी, हम दोनों की जिंदगी खत्म हो जाएगी। तुम नहीं चाहते ना कि मैं मर कर कहीं गायब हो जाऊं, है ना? प्रोफेसर सीओ बोलते हैं, क्या तुम्हारे हस्बैंड को ये पता है? तुम ऐसी कैसे बन गई? प्रेजेंट में वाइस डीन बोलते हैं, ये सब मेरी गलती है।
वो जैसा चाहती थी अगर मैं वैसा बन जाता तो आज वो तुमसे इतना ऑब्सेस्ड नहीं होती। सोल्बी बोलती है जो हो गया सो हो गया, उसे वापस से तो वैसा नहीं किया जा सकता, पर हम उसे थोड़ा सुधार तो सकते हैं ना। हम दोनों को कुछ नहीं होगा। क्या आपने वो लैपटॉप खो दिया? और आपने जो झूठ बोला उसका क्या? प्रोफेसर यांग पुलिस रिकॉर्ड देखने वाले हैं। वेल, यहाँ पर मैं करेक्शन करना चाहती हूँ। वाइस डीन ने पुलिस और प्रोफेसर यांग दोनों से झूठ नहीं कहा था, बल्कि सिर्फ प्रोफेसर यांग से झूठ कहा था कि प्रोफेसर सियो की मौत के वक्त सोल्बी इनके साथ थी। इसलिए अगर प्रोफेसर यांग पुलिस रिकॉर्ड में वाइस डीन का बयान चेक करेंगे तो उन्हें तुरंत पता चल जाएगा कि वाइस डीन ने झूठ बोला। इसी वजह से वाइस डीन सरेंडर करने की बात करते हैं, पर सोले मना कर देती है, ये बोलते हुए कि मैं अपना फ्यूचर खत्म नहीं करना चाहती। आपने कहा ना कि ये आपकी गलती है, तो प्लीज मेरी बात सुनिए और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करिए। हम दोनों को कुछ नहीं होगा। और फिर टैक्सी लेकर हॉस्टल के लिए चली जाती है। फिर पास्ट का एक मोमेंट दिखाया जाता है जहाँ सोल्बी की माँ वाइस डीन पर चिल्ला रही होती है, ये बोलते हुए कि मैंने सीओ को इसलिए छोड़ा था ताकि अपने लिविंग रूम में ऐसी फोटो लगानी पड़े। वाइस डीन बोलते हैं, क्या हम दोनों में से किसी को मरना होगा तब तुम ये सब बोलना बंद करोगी? दूर किसी कोने में चुपचाप खड़ी सोल्बी उनकी सारी बातें सुन रही होती है। प्रेजेंट में सोल्बी जब अपने रूम पहुंचती है तो क्लमजी अपनी रूममेट को वापस देखकर बहुत खुश होती है, पर उससे कुछ बात किए बिना ही सोल्बी वॉशरूम घुस जाती है। उधर तन्हाई में बैठे वाइस डीन अपनी दुख की गहराई में अल्कोहल की डुबकी लगा रहे हैं और दूसरी तरफ अपने यांग क्रेट्स उसी शुगर के पैकेट को देखते हुए अपनी सोच की भूल भुलैया में गुम है। तीसरी तरफ अपना एरोगेंट बाबा वहीं पहुंचा हुआ है जहां इसके अंकल की मौत हुई। प्रोफेसर यांग के बयान के अनुसार वो अपना एनालाइजेशन शुरू करता है। प्रोफेसर यांग ने जमीन से गिरा पैकेट उठाकर चीनी को कॉफी में डाला और पैकेट को टेबल पर रख दिया था। इसलिए वहाँ रखा टिश्यू पेपर उठाकर वो एवे ही रैंडमली फेंकता है और इससे ये कंक्लूजन निकालता है कि किसी ने तो वहाँ वो गिराया था। अब सवाल ये आता है कि क्यों? अगले दिन हेडबैंड बॉय और लॉलीपॉप गाय चुपके से कॉपी प्रिंटिंग रूम घुसते हैं और एक बुक की कॉपीज बनाने लगते हैं। ये बुक बहुत महंगी है और पूरे बुक की कॉपीज बनाने की परमिशन मिस्टर डोंग नहीं देते, क्योंकि बुक लिखने में किसी की मेहनत लगती है और पूरे बुक की फोटो कॉपी कर लेना कॉपीराइट का वायलेशन है। इसलिए ये लोग चुपचाप यहाँ आए हैं ताकि मिस्टर डोंग को पता ना चले। लेकिन मिस्टर डोंग उन्हें डांट कर वहाँ से भगाने लगते हैं। लॉलीपॉप गाय बोलता है, ये हमारी मेन बुक नहीं है, हमें तो बस इसके थोड़े से भाग की जरूरत है। मिस्टर डोंग बोलते हैं, तो भोंदुओं, जितने की जरूरत है बस उतने पार्ट की कॉपीज बनाओ ना, पूरी बुक क्यों कर रहे हो? हेडबैंड बॉय बोलता है, प्रोफेसर हमें बता ही नहीं रहे हैं कि कौन सा पोर्शन है ताकि हमें पूरी बुक खरीदनी पड़े। मिस्टर डोंग बोलते हैं, क्या ये तो गलत है। लेकिन फिर दोनों को फिर से भगाने लगते हैं, ये बोलते हुए कि अपने प्रोफेसर के पास जाकर कंप्लेन करो। तभी प्रोफेसर किम भी वहीं आ रही होती है और वरना तेरे को डर नहीं लगता? फिर पता चलता है कि वो बुक उसी प्रोफेसर की वाइफ का है जो जबरदस्ती अपने स्टूडेंट से वो बुक खरीदवा रहे हैं। और वो प्रोफेसर कोई और नहीं बल्कि वही प्रोफेसर जुंग देयोन है जिन्हें फिलहाल अपने प्रोफेसर यांग की पोजीशन मिली हुई है। मिस्टर डोंग बहुत गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो मतलबी प्रोफेसर जुंग देयोन साफ साफ स्टूडेंट्स का फायदा उठा रहे हैं। प्रोफेसर किम सभी स्टूडेंट्स में उसी बुक के नीडेड पार्ट की कॉपीज बंटवा देती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिस वजह से सारे स्टूडेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं और उनकी वाहवाही करने लगते हैं। अपनी आधी जागी सोई क्लमजी सभी के हल्ले की वजह से अब पूरी जाग जाती है और इसकी हरकतों को देखकर अपना एरोगेंट बाबा इस बार 440 वोल्ट की हंसी देने लगता है। प्रोफेसर यांग और प्रोफेसर किम आपस में बातें करते हुए जा रहे होते हैं, जहां प्रोफेसर यांग उन्हें बताते हैं कि बैड फार्मा केस वो नहीं संभाल रहे। प्रोफेसर किम बोलती है, तो कौन? सोले? प्रोफेसर यांग हाँ में सिर हिलाते हैं। प्रोफेसर किम बोलती है, उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, सिर्फ तुम्हारे जैसा ही कोई जीत सकता है। उसके बाद प्रोफेसर यांग सोले का बैड फार्मा केस पर अब तक का प्रोग्रेस देख रहे होते हैं, पर इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी अपनी क्लमजी को ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाई है। इसलिए प्रोफेसर यांग उसे दोबारा से करने को बोलते हैं, पर इतनी ज्यादा रिसर्च स्टडी दिन रात एक कर देने वाली मेहनत के बावजूद भी इसे कोई तरीका ही नहीं मिल रहा कि वो कैसे ये आर्ग्यूमेंट दे कि उस लेडी ने पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ये सब किया था, न कि पर्सनल रिवेंज के लिए। वो बोलती है वो क्लाइंट का पर्सनल वेबसाइट है और प्रॉब्लम ये है कि उस पर पहले भी उन पेरेंट्स के द्वारा डिफेमेशन का आरोप लगाया जा चुका है जो चाइल्ड सपोर्ट नहीं देते थे। उसने उन्हें भी अपने वेबसाइट पर एक्सपोज किया था, जिसके बाद क्लाइंट को फाइन भी देना पड़ा था। प्रोफेसर यांग बोलते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम है? सोले बोलती है, सर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हायर चांसेस है कि उसे फिर से फाइन। 1 मिनट,
इस क्लाइंट के सिर्फ हस्बैंड नहीं बल्कि और भी बहुत से लोग जो चाइल्ड सपोर्ट नहीं देते थे उनके द्वारा भी ऑलरेडी इस पर आरोप लगाया जा चुका है। इससे ये साबित होता है कि उसने सिर्फ पर्सनल गेन के लिए वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया, वो बकबक कर ही रही होती है कि उसका पेट गुड़गुड़ करने लगता है। प्रोफेसर यांग बोलते हैं पहले जाकर कुछ खा लो। सोले बोलती है आपने खाना खा लिया क्या? अगर आप मुझे ट्रीट दें तो। उसकी बात को काटते हुए प्रोफेसर यांग बोलते हैं मेरा रूल है कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ नहीं खाता, और उठकर चले जाते हैं। शर्म के मारे क्लमजी खुद को ही मारने लगती है कि मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था, कितना एम्बैरेसिंग था। उसके बाद सारे स्टूडेंट्स वाइस डीन की क्लास के लिए आते हैं, पर पता चलता है कि क्लास तो कैंसिल हो चुकी है। ये देखकर सोल्बी टीए के पास जाकर पूछती है। वो बताते हैं कि वाइस डीन आज नहीं आए, शायद बीमार हैं। अरे हाँ, तुमने प्रोफेसर से अपना लैपटॉप लिया? सोल्बी बोलती है हाँ, सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे दिया। टीए बोलते हैं चलो अच्छी बात है, आई एम ग्लैड कि तुम्हें तुम्हारा लैपटॉप मिल गया। वो बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि मैं श्योर हूँ ना कि वो तुम्हारा ही लैपटॉप था। अपना स्वीटो सॉन्ग जे जो पीछे खड़ा इन्हीं की बातें सुन रहा था, वो उनके पास जाकर बोलता है मुझे आपसे कुछ पूछना है। उधर अपने यांग क्रेट्स कॉपी प्रिंटिंग रूम पहुंचते हैं, जहां वकील पाक उनसे मिलने पहुंचे हुए हैं, जिन्हें मिस्टर डोंग ने यहाँ भी काम पर लगा रखा है। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। गजब बेइज्जती है। जिसने प्रोफेसर यांग को चाकू मारा था, प्रोफेसर यांग उसी के बारे में वकील पाक से पूछते हैं कि तुम उससे मिले थे? वकील पाक बोलते हैं हाँ, पर अगर उसके पीछे कोई है भी तब भी वो नहीं बताएगा। वो अपना मुंह तभी खोलेगा जब उसका केस बॉडीली हार्म साबित हो जाएगा। प्रोफेसर यांग उन्हें एक पेपर देते हुए बोलते हैं मैंने उसके फेवर में प्लीड किया है, उसे ये दिखा देना और कहना मैं उससे मिलने आऊंगा। फिर पता चलता है कि प्रोफेसर यांग के केस का कोर्ट में ट्रायल होने वाला है, और अपनी तिगड़म लगाकर वकील पाक ने प्रोसिक्यूशन के पास प्रोफेसर यांग के खिलाफ जो सबूतें हैं उसका लिस्ट और इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड का जुगाड़ कर लिया है। एंड गेस व्हाट, अपने यांग क्रेट्स उन डॉक्यूमेंट का कॉपीज बनवा कर स्टूडेंट्स में बंटवा देते हैं। वकील पाक उन्हें रोकने लगते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये सब आपके केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब मेन एविडेंस है। पर यांग क्रेट्स कहाँ सुनने वाले हैं। मिस्टर डोंग बोलते हैं ये भी तुम्हारी ही तरह पागल है, इसके पास फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए बच्चों को सिखाने के लिए ये अपने ही केस का यूज कर रहा है। केस पर डिस्कस करने के बाद प्रोफेसर यांग के ट्रायल में विटनेस के तौर पर बयान देने के लिए किसको बुलाया जाए, इस बात पर बातें होने लगती हैं। सोले विटनेस बनने के लिए पट से आगे आती है, ये बोलते हुए कि प्रोफेसर यांग भले ही अपने स्टूडेंट्स के साथ नहीं खाते, पर वो किसी की जान नहीं ले सकते। पर प्रोफेसर यांग अपना पहला विटनेस वाइस डीन को बनाने की बात करते हैं। वकील पाक बोलते हैं पर उन्हें देखकर तो लगता है कि वो आपसे नफरत करते हैं, और उन्होंने पुलिस का कुछ ज्यादा खास बयान भी नहीं दिया। उनको विटनेस के तौर पर बुलाने का तो कोई तुक ही नहीं बनता। पर प्रोफेसर यांग इंसिस्ट करते हैं कि इनका फर्स्ट विटनेस उनको ही बनाया जाए। मिस्टर डोंग बोलते हैं पर सबसे पहले आप वाइस डीन को ही क्यों बुलाना चाहते हैं? इस पर प्रोफेसर यांग बोलते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी अलीबाई चेंज करी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, अलीबाई बोले तो बेगुनाही का सबूत, और यहाँ पर प्रोफेसर यांग के कहने का साफ साफ मतलब यही है कि इन्होंने पुलिस रिकॉर्ड देख लिया है और इन्हें पता चल गया है कि वाइस डीन ने अपना बयान बदला है, यानी कि उन्होंने पुलिस को कुछ और बोला है और प्रोफेसर यांग को कुछ और। एनीवे, प्रोफेसर यांग की बात सुनकर अपनी सीरियस गर्ल सोल भी टेंशन में आ जाती है। तभी प्रोफेसर यांग को एक मेल आता है जिसमें लिखा होता है मुझे तुम्हारा लैपटॉप लौटाना है, चलो मिलते हैं। ये देखकर प्रोफेसर यांग बोलते हैं आज के लिए बस इतना ही, मुझे पहले अपना लैपटॉप ढूंढना है, और चले जाते हैं। अब तो सोल भी और भी ज्यादा टेंशन में आ जाती है। पर हैरानी की बात तो ये है कि अपना स्वीटू भी टेंशन में है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। मेल सेंड करने वाले से मिलने के लिए प्रोफेसर यांग दौड़ते हुए वेटिंग रूम की ओर जाने लगते हैं, और अपनी परेशान सोल भी तुरंत वाइस डीन को कॉल करती है, पर उनका फोन ऑफ होता है। वो अपनी माँ को कॉल करती है, पर वो बोलती है तुम्हें जो बात करना है घर आकर करो, और फोन काट देती है। अब तो सोल्बी के पास दूसरा कोई चारा भी नहीं, वो तुरंत घर के लिए भागती है। दूसरी तरफ जब प्रोफेसर यांग वेटिंग रूम पहुंचते हैं तो वहाँ उन्हें कोई नहीं दिखता एक्सेप्ट इनका लैपटॉप जो यहीं टेबल पर पड़ा है। वो उसे खोलकर देखने लगते हैं, और उधर अपनी सोल्बी जब घर पहुंचती है तो पता चलता है कि वाइस डीन तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि वो तो प्रोफेसर यांग से मिलने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं, जिन्हें देखकर प्रोफेसर यांग हैरान हो जाते हैं। इधर अपनी क्लमजी बैड फार्मा वाले केस पर अपना फाइनल आर्गुमेंट लिख रही होती है कि तभी अपना एरोगेंट बाबा वहाँ आकर बोलता है तुम्हें जाना नहीं। वो बोलती है ये कर्जदारों को एक्सपोज करने से अलग है, चाइल्ड सपोर्ट देना कोई कर्ज नहीं बल्कि पेरेंट्स की ड्यूटी है, स्टेट को बच्चों के सर्वाइवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी, एंड दैट्स हाउ ये एक पब्लिक इशू है। दूसरी तरफ वाइस डीन प्रोफेसर यांग को शुगर पैकेट दिखाते हुए अपनी कॉफी में चीनी मिलाने लगते हैं। फिर वो बोलते हैं उस दिन मैं वो शुगर का पैकेट लेकर आया था। अब कहानी पास्ट में जाती है।
5 अक्टूबर 2020 12:25 इंसिडेंट वाला दिन। प्रोफेसर सीओ, जिनके सिर में दर्द है, वो अपनी कॉफी में नशीली ग्लूकॉन डी पाउडर मिला रहे होते हैं, पर तभी वाइस डीन दरवाजे पर नॉक करते हैं, जो सुनकर वो झट से पैकेट छुपा देते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि उस दिन प्रोफेसर सीओ के मॉक कोर्ट रूम ड्रिल की पहली ही क्लास थी। वाइस डीन अपने लिए कॉफी बनाने लगते हैं और मौके का फायदा उठाकर नशीली ग्लूकॉन डी पाउडर के डब्बे को भी प्रोफेसर सीओ छुपा लेते हैं। वाइस डीन का इनसे मिलने का मेन रीजन इनकी बेटी है और ये बात प्रोफेसर सीओ को भी पता है, इसीलिए वो सीधे पॉइंट पर आते हैं। अगर तुम उसके पेपर की बात करने आए हो तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस इशू को इतनी आसानी से जाने दूंगा। ये सुनकर शॉक की वजह से वाइस डीन के हाथ से शुगर का पैकेट नीचे गिर जाता है। प्रोफेसर सीओ बोलते हैं, तुम्हें अपनी वाइफ और बेटी को गलत डिसीजन लेने से रोकना चाहिए था। तुम्हारी बेटी ने मेरा पेपर कॉपी किया और एक कॉन्टेस्ट में अवार्ड भी जीत गई, फिर उसी के दम पर लॉ स्कूल में एडमिशन भी ले लिया। वाइस डीन बोलते हैं, मेरी बेटी ने बस वैसा ही किया जैसा उसकी माँ ने कहा। इस पर प्रोफेसर यांग बोलते हैं, अब मुझे समझ आ रहा है कि वो तुमसे शादी करके इतना क्यों पछता रही है। अगर उसने तुम्हारी बेटी से वो सब करवाया भी, तब भी तुम्हें उसे रोकना चाहिए था। वाइस डीन, एक जाने माने स्कॉलर के तौर पर आपसे बेहतर तो ये कोई भी नहीं जानता होगा कि आपकी बेटी जुडिशियल ऑफिसर बनने के लायक नहीं। तभी प्रोफेसर यांग का कॉल आ जाता है। प्रोफेसर यांग कॉल रिसीव करके बोलते हैं, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था पर दिमाग से निकल गया, और उठकर उनसे बात करने के लिए चले जाते हैं। और वाइस डीन, जो प्रोफेसर की बातों से गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं, वहीं बैठ जाते हैं। तभी उनकी नजर उस पैकेट पर पड़ती है। वो उसे टेस्ट करके देखते हैं तो इन्हें पता चल जाता है कि ये तो नशीली ग्लूकॉन डी पाउडर है। तभी उनकी नजर प्रोफेसर सीओ के कॉफी वाली ग्लास पर पड़ती है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ वो बोलते हैं, मैंने प्रोफेसर सीओ को मारा है, आपने फाइनली मुझे ढूंढ ही लिया। ये सुनकर प्रोफेसर यांग का दिमाग खराब और एपिसोड खत्म।